20वीं सदी से पहले सैकड़ों वर्षों तक युद्ध में बहुत कम बदलाव आया था और हथियार प्रौद्योगिकी में जो सुधार हुए थे वे धीरे धीरे स्थापित हुए थे। 19वीं सदी के मध्य से अंत तक की औद्योगिक क्रांति और साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेज विकास ने कुछ दशकों में युद्ध की पहचान को पूरी तरह बदल दिया था। नए हथियार जो पहले जूल्स वर्न या हर्बर्ट जॉर्ज जैसी विज्ञान कथाओं में थे, वेल्स के अनुसार पनडुब्बियां और विमानों का उद्गमन युद्ध में मारने के तरीकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया, जिसने 1914 1918 के महान युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में क्रूर मृत्यु कारखाने की स्थापना की। इस एपिसोड में हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए कुछ घातक हथियारों का विकास और उपयोग देखेंगे। वॉरसॉफ्ट वर्ल्ड में स्वागत है। तेईस मार्च 1918 सुबह 7:18 बजे फ्रांसीसी राजधानी के नागरिकों ने अपने महानगर में विस्फोट की आवाज से शांति टूटते हुए पाई। लगभग 15 मिनट बाद कुछ और विस्फोट हुए और उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वे हमले के तहत थे। सामने की पंक्तियां दूर होने के कारण आंखें स्वचालित रूप से जर्मन बम वर्षक या जेपेलिन एयरशिप्स की खोज में आकाश की ओर मुड़ गईं, जो अपनी घातक सामग्री बरसा रहे थे। लेकिन आसमान साफ था, फिर भी शहर पर हमला हो रहा था। जब आग बुझाई गई और विस्फोटित गोले के टुकड़े मिले, तब पेरिस वासियों ने जाना कि जर्मनों ने एक अधिक दूरी तक पहुंचने वाली आर्टिलरी गन विकसित की थी, जो उनकी राजधानी तक हमला कर सकती थी। 1915 तक महान युद्ध के शुरुआती दौर की तरल प्रकृति समाप्त हो गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए खुदाई की जो वे अभी भी रखते थे। इसके बाद के आक्रमण बड़े मामले थे, जिन्हें योजना बनाने और तैयार करने में समय लगता था और अक्सर लाभ कम होते थे। पैदल सेना असाधारण रूप से भारी हताहतों के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने में असमर्थ होने के कारण तोपखाने ने पहले कभी नहीं देखी गई महत्वता प्राप्त की और लाखों गोले विरोधी पंक्तियों पर बरसने लगे। उद्देश्य यह था कि दुश्मन को धूल में मिला दिया जाए ताकि एक सफलता प्राप्त की जा सके। युद्ध क्षेत्र में विनाशकारी शक्ति की ज्यादा जरूरत ने बड़े तोपखाने बंदूकों का विकास और अधिक आवश्यक बना दिया। अस्थायी उपाय के रूप में हथियार निर्माता कंपनी क्रुप जैसी जर्मन कंपनियों ने अपनी नौसैनिक बंदूकों का भूमि के लिए पुनः उपयोग शुरू कर दिया। विशेषकर 31 मई 1916 की जटलैंड लड़ाई के बाद, जहां ब्रिटिशों ने संख्यात्मक रूप से कम जर्मन युद्ध बेड़े को हराया और युद्ध के बचे समय के लिए उन्हें बंदरगाह पर सीमित कर दिया गया। जैसे ही जर्मन नौसेना के बायर्न क्लास युद्धपोतों के अतिरिक्त सदस्यों की योजनाएं रोक दी गईं, तो जहाज की बंदूकों को पश्चिमी मोर्चे के लिए पुनः सेट किया गया और वे रेल पर लगाए गए, क्योंकि वे सड़क परिवहन के लिए बहुत बड़े थे। लगभग 37 मीटर या 121 फीट लंबाई में बैरल किसी भी मौजूदा तोपखाने के टुकड़े से काफी लंबा था। यह उच्च मुंह वेग प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था, जो गोले को 100 किलोमीटर या 99.7 किलोमीटर से अधिक की नियोजित सीमा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था। इस परियोजना को एंटेंट शक्तियों के खिलाफ गोपनीयता में तैयार किया गया था। इसे ब्रिटिश या फ्रांसीसी सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि जर्मन लाइनों के पीछे से फ्रांसीसी राजधानी को लक्षित करने के लिए हथियार का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। उम्मीद थी कि यह पेरिस वासियों को निराश करके उनसे अपने नेताओं से शांति की मांग कराएगा। 80 इंपीरियल जर्मन नेवी नाविक, जो एक नौसैनिक बंदूक के अनुभवी थे, उन्हें शहर के उत्तर पूर्व में क्रेप के पास इसकी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया। गोले की सीमा लगभग 120 किलोमीटर या 120.7 किलोमीटर थी और इसमें 3 से अधिक मिनट लगते थे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, उस समय की मानक तोपखाने की तुलना में एक युग। तोपचियों को निशाना साधते समय गोला इतनी देर उड़ने के कारण
पृथ्वी के घूर्णन को ध्यान में रखना पड़ता था। इसके लिए उन्हें फ्रांसीसी गणितज्ञ गुस्ताव गैस्पार्ड कोरियोलिस द्वारा तैयार गणितीय सूत्र का उपयोग करना पड़ता था, जो 1790 में पेरिस में पैदा हुए थे। तोप 45 राउंड फायर कर सकती थी पहले बैरल बदलने से। प्रत्येक 106 किलोग्राम के गोले का घिसाव इतना अधिक होता था कि हर अगले राउंड का व्यास पिछले से थोड़ा बड़ा होता था। यह सुनिश्चित करता था कि गोला लोड होने पर सही सील हो। इस प्रकार 65 राउंडों को एक निश्चित क्रम में चलाना पड़ता था। कुल मिलाकर पेरिस गन ने अपने संचालन काल में लगभग 350 गोले दागे, जिनमें से सबसे प्रमुख वह था जिसने गुड फ्राइडे के दिन सेंट गरवाइस और सेंट प्रोथेस चर्च की छत को गिरा दिया। इस हथियार से युद्ध के अंत से पहले लगभग 250 पेरिसवासियों की मृत्यु हुई। महान युद्ध के बाद विमान प्रौद्योगिकी की तेजी से उन्नति की कल्पना करना कठिन है। 1914 की गर्मियों में सबसे उन्नत विमान मूल रूप से केवल एक पावर्ड ग्लाइडर थे, जो एक पायलट और पर्यवेक्षक को आसमान में ले जा सकते थे। यह समझना आसान हो जाता है जब सिर्फ 4 साल बाद दोनों पक्ष पहली पीढ़ी के बहु इंजन लंबी दूरी के बम वर्षक तैनात कर रहे थे, जो सैकड़ों मील दूर दुश्मन के शहरों पर बम बरसाने में सक्षम थे। बड़े विमानों, जिन्हें रीजेनफ्लुगज़ॉयग या आर प्लेन कहा जाता था, में जर्मनी का लंबा इतिहास है। नवीनतम प्रौद्योगिकी से कदम मिलाने के लिए जर्मन एयरशिप निर्माता फर्डिनेंड वॉन जेपेलिन ने अपने लंबी दूरी के विमान का निर्माण शुरू किया, जिसे 1913 में द डेली मेल के एक पुरस्कार ने प्रेरित किया, जिसने पहले व्यक्ति को अटलांटिक पार करने के लिए 10,000 का पुरस्कार दिया, जो 2024 में लगभग 1.4 मिलियन या डॉलर 1.7 मिलियन है। इस शोध का 1 साल बाद सैन्य विमानों पर लागू किया गया और 1917 में जेपेलिन स्टार्किन कंपनी ने R6 पर काम शुरू किया। हालांकि R6 का निर्माण उस समय के विमानों की तरह लकड़ी और कपड़े से हुआ, लेकिन इसके आयाम ने इसे उस समय का सबसे विशाल विमान बना दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के मानकों से भी बड़ा था। 130 8 फीट 12.7 सेंटीमीटर के विंग स्पैन और 72 फीट 15.24 सेंटीमीटर की लंबाई वाले द्विपंखी विमान की अधिकतम गति 134.96 किलोमीटर घंटा और सहन शक्ति 7 घंटे से अधिक थी, परंतु उसकी सीमा 800.5 किलोमीटर तक थी। संदर्भ के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अवरो लैंकेस्टर लंबाई में 2 फीट छोटा था, जबकि बोइंग B-19 सुपरफोर्ट्रेस का विंग स्पैन सिर्फ 2 फीट लंबा था। R6 ने मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार 7 से 9 सदस्यों का दल ले जाया और इसमें नाक, डोर्सल और पेट की रक्षात्मक बंदूक की स्थिति शामिल थी। कुछ विमानों में ऊपरी पंखों पर 2 अतिरिक्त बंदूकें थीं, जिन्हें इंजन मैकेनिक चलाते थे। अपने समय के अन्य विमानों की तुलना में R6 में 2 पायलटों, नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए एक बंद केबिन था, जिसने उनकी सुविधा और काम क्षमता बढ़ाई। फिर भी बंदूक मौसम और दुश्मन की आग के प्रति असुरक्षित थी। बम ले जाने की क्षमता 4,409 पाउंड या 2,000 किलोग्राम के क्षेत्र में थी, जो 1,917 के विमान के लिए एक विनाशकारी भार था। R6 का विशाल आकार और कम प्रदर्शन के कारण इसे उड़ाना केवल कठिन ही नहीं था, बल्कि यह दुश्मन के अवरोधन के लिए भी असुरक्षित था। इसलिए इसे मुख्यतः रात्रि मिशनों के लिए उड़ाया जाता था। फिर से विमान की उन्नतता को दर्शाते हुए इसके नेविगेटर को एक उपकरण की सहायता मिलती थी, जो एक सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पर प्रसारित करता और उनकी स्थिति को दिशा खोज उपकरण से स्थापित करता था, जिसे फिर रेडियो द्वारा वापस भेजा जा सकता था। रेंज, शक्ति और तकनीक के बावजूद R6 ने युद्ध में केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभाई। केवल 56 निर्माण किए गए थे, पर उन्होंने ब्रिटिश राजधानी लंदन पर हमला किया। फिर से अगले युद्ध में क्या होने वाला था, इसका भयानक पूर्वानुमान लगाते हुए, जिसका मतलब है कि R6 की घातकता उस नींव में पाई जा सकती है जो उसने आने वाले समय के लिए रखी थी। एक 1914 में पनडुब्बी युद्ध नया नहीं था। महान युद्ध की मांगों ने
प्रौद्योगिकी और रणनीति को तेजी से विकसित किया, जिससे पनडुब्बी युद्ध की स्थायिता आधुनिक युद्ध में सुनिश्चित हुई। जर्मन यू बोट्स की प्रसिद्धि और इतिहास के बावजूद इंपीरियल जर्मन नेवी वास्तव में युद्ध पनडुब्बियों को अपनाने में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में धीमी थी, क्योंकि इसके पहले डिजाइन क्रुप द्वारा रूसी नौसेना के लिए तैयार किए गए थे। साम्राज्यवाद के युग में जर्मन एडमिरल्टी ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भव्य युद्धपोतों के बेड़े की इच्छा जताई, लेकिन युद्ध में बहुत जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि वे एंटेंट नौसेनाओं की संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि उनके यू-बोट्स की कहानी अलग थी। यद्यपि इनकी युद्धपोतों की प्रतिष्ठा नहीं थी, ये नन्हे सस्ते जहाज भी रॉयल नेवी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे, जिसे समुद्री अजेय शक्ति माना जाता था। वे ब्रिटेन के सशस्त्र कारखानों की आपूर्ति रोकने, महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री वाले जहाजों को पकड़कर या डुबोकर युद्ध मैदान में गोला बारूद और उपकरणों की कमी करने में सक्षम थे, जिससे वे निर्णायक रणनीतिक हथियार बन गए। इसलिए जर्मनों ने जल्दी ही यू बोट्स को अपने समुद्री तुरुप के पत्ते के रूप में अपनाया। यू बोट्स की टाइप U-31 श्रेणी पूर्व युद्ध डिजाइनों से विशिष्ट थीं और इसे पहले के टाइप 27 के अनुभव पर आधारित प्रणोदन प्रणाली सुधार के साथ विकसित किया गया था। 6.4-7 मीटर लंबा U-31-2 1825 हॉर्स पावर के डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता था, जो इसे 16.5 नॉट्स की गति और 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की क्षमता देते थे। पानी के नीचे होते समय डीजल इंजन बंद कर दिए जाते थे और उनकी जगह इलेक्ट्रिक मोटर चालू होते थे, जिनकी गति 10 नॉट्स से कम और सीमा करीब 80 समुद्री मील होती थी। व्यापारिक पक्ष पर टाइप U-31 में 2 धनुष और 2 स्टर्न टॉर्पीडो ट्यूब थे, जिनमें 20 इंच टॉर्पीडो लोड किए जाते थे और आगे के ट्यूबों के लिए 2 रीलोड उपलब्ध थे। इसमें एक 88 मिमी या 105 मिमी का डेक गन भी होता था। ये अक्सर प्रारंभिक युद्ध टॉर्पीडो की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते थे। इनाम नियमों के तहत व्यापारी जहाजों के खिलाफ संचालन करते हुए, जिसमें डूबने से पहले चेतावनी और कार्गो का निरीक्षण करना आवश्यक था, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे वैध लक्ष्य थे। डेक गन यह सुनिश्चित करने के लिए आदर्श थे कि व्यापारी चालक दल लड़ाई का निर्णय न लें। केवल 11 U-33 बनाए गए थे, जो कागज पर खास नहीं लगते थे। वास्तव में युद्ध के बढ़ते समय सभी पक्षों ने अधिक प्रभावशाली डिजाइन तैयार किए। हालांकि U-30 की इस सूची में योग्यता का कारण यह है कि वे महान युद्ध के यू बोट माउंट थे। पूरे संघर्ष के शीर्ष 5 उच्चतम स्कोरिंग यू बोट्स में से 4 इस श्रेणी के सदस्य थे, जिसमें यू बोट SM-29 को विभिन्न आकारों और प्रकारों के 220 अविश्वसनीय मित्र देशों के जहाजों को डुबाने का श्रेय दिया गया। 5,05,121 टन का एक सकल टन भार, जबकि साथ में प्रकार U-30 ने 1,99,129 टन शिपिंग को डुबो दिया। ये यू बोट्स की छोटी श्रेणी के लिए अद्वितीय आंकड़े थे। उनकी सफलता एंटेंट पावर्स की नौसेनाओं की यू बोट से लड़ने की अनुपस्थिति और उनके दलों की कौशलता, विशेषकर युद्ध के प्रारंभिक अवधि में, के कारण थी। इस श्रेणी के यू बोट सदस्यों को इसकी सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध समाप्त होने से पहले 7 खो गए, क्योंकि यू बोट के खतरे से मुकाबले और रणनीतियां सुधार गईं। अमेरिकी जन्मे आविष्कारक हीरम मैक्सिम 19वीं सदी के उत्तरार्ध की औद्योगिक क्रांति के सच्चे उद्यमी थे। चूहेदानी से भाप पंप तक उन्होंने अपनी किस्मत खोजते हुए नवाचारों का आविष्कार किया, पेटेंट लिए और बाजार में उतारा, और दावा किया कि उन्होंने थॉमस एडिसन को बल्ब के आविष्कार में हराया। 1881 में पेरिस प्रदर्शनी में उन्हें यह सलाह दी गई कि यदि वे सचमुच अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी कोई चीज आविष्कार करनी चाहिए जिससे यूरोपीय लोग एक दूसरे को मार सकें, क्योंकि उन्हें यह पसंद था। हालांकि वे हथियार निर्माता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को इसमें लगाया। एक राइफल के परीक्षण फायर के बाद, जिसमें रिकॉइल ने उन्हें लगभग गिरा दिया,
उन्होंने इस बल का उपयोग करके फायर की दर बढ़ाने पर सोचना शुरू किया। कई प्रयोगों के बाद मैक्सिम ने पहला रिकॉइल ऑपरेटेड फायरिंग सिस्टम बनाया, जिसने सभी आधुनिक तेज फायरिंग मशीन गनों की नींव रखी। 1883 में अक्सर अस्थिर और विशाल साम्राज्य की पुलिसिंग के लिए ब्रिटिशों ने मैक्सिम मशीन गन का तेजी से अपनाया। ब्रिटिश सेवा में इस हथियार ने विद्रोहों को दबाने और 1899 से 1902 के बीच दक्षिणी अफ्रीका के दूसरे बोअर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्लिन में इस सफलता को अनदेखा नहीं किया गया और जर्मन सरकार ने अपनी खुद की बंदूक को अपनाने की इच्छा जताई। जर्मन निर्माता लुडविग लोएवर ने मैक्सिम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और मशीन गन का उत्पादन लाइसेंस के तहत शुरू किया। इससे उन्होंने मैक्सिम का वादा पूरा किया कि वह यूरोपियों के लिए हत्या के उपकरण बनाकर पैसा कमा सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त उत्पादन समाप्त होने से पहले जर्मनों ने संशोधित और उन्नत MG08 नामक उत्पादन शुरू कर दिया था। MG08 एक भारी हथियार था। गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स और फायरिंग के दौरान बैरल को ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी के साथ 140 पाउंड से अधिक वजन था। इसे शुरू में रेलवे डिब्बों, ट्रकों या तैयार रक्षात्मक स्थलों पर ही सीमित रखा गया था, जहां इसकी 500 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग ने युद्ध में विनाशकारी प्रभाव डाला और जवाबी हमले को जल्दी रोका जा सका था। MG08 और ब्रिटिश विकर्स गन की घातकता 1914 के क्रिसमस तक युद्ध को समाप्त होने के बजाय गतिरोध में बदलने के प्रमुख कारणों में से एक थी, क्योंकि दोनों पक्ष मशीन गनों की पहुंच से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे। हजारों MG8 का उत्पादन हो रहा था, जिससे युद्ध के पहले आधे में जर्मन लाइनों को बड़े पैमाने पर पैदल सेना के हमलों के लिए तैयार किया गया था। सोmme की लड़ाई की तैयारी में ब्रिटिश सेना ने तोपखाने से जर्मन मशीन गन को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रहा और MG08S ने पहले दिन ब्रिटिश सेना के 58,000 मृत या घायल सैनिकों का बड़ा हिस्सा खत्म किया। युद्ध के विस्तार के साथ MG08 की प्रभावशीलता बढ़ी, एक हल्के, अधिक मोबाइल संस्करण के लिए जो 2 सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने में ले जाया जा सकता था। इसे उनकी खाइयों को छोड़ने, दुश्मन पर हमला करने या ताज़ा कब्जे के खिलाफ काउंटर अटैक को रोकने में उपयोग किया जा सकता था। MG0815 नामक यह हल्का संस्करण बहुत जल्दी मानक जर्मन मशीन गन बन गया और 1,30,000 से अधिक इकाइयां बनाई गईं। इस हथियार का उपयोग जर्मन पायलटों ने भी किया। उड़ान की ठंडी हवा ने बैरल को ठंडा करने के लिए पानी की जैकेट को छोड़ने की अनुमति दी। 1918 में पैदल सेना के लिए एक और अधिक मोबाइल हथियार का उत्पादन करने के उद्देश्य से एयर कूल्ड संस्करण का छोटे पैमाने पर परीक्षण किया गया। MG0818 नामक इस हथियार में ओवरहीटिंग की समस्या को कम करने के लिए एक भारी बैरल था, जिसे अगर कभी जरूरत पड़े तो मैदान में जल्दी से बदला जा सकता था। यह डिजाइन असफल रहा, परंतु युद्ध के उपरांत नए मशीन गन डिजाइन जैसे कि MG42 ने इसे अपना लिया। बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से ये कई अन्य सेनाओं में शामिल हुए और इनका उपयोग रूसी, चीनी गृह युद्ध और चीन-जापान युद्धों में हुआ। इसके डिजाइन ने सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के कई मशीन गन डिजाइनों को प्रभावित किया। इलिनॉय, USA 1850-4। जोसेफ ग्लिडन एक किसान थे जो लाभदायक शिकागो मांस बाजारों के लिए मवेशी पालते थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अपने जानवरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें तार से बड़े क्षेत्रों को घेरना पड़ता था, जो व्यावहारिक नहीं था। लेकिन बड़े जानवर अक्सर तार तोड़कर संपत्ति से बाहर निकल जाते थे, जिससे उनकी महत्वपूर्ण राजस्व खोता और पड़ोसियों से समस्या होती थी। इसको रोकने के तरीकों की जांच करते समय उन्हें तार की लंबाई में नुकीले उभार शामिल करने का विचार आया। ये 2 उलझी हुई तारों के साथ बनाए गए थे, जो नियमित अंतराल पर मुड़े हुए धातु के नुकीले बिंदुओं से जुड़े होते थे। विचार काफी सरल था। अगर गाय तार से टकराती तो उसे एक तेज चुभन मिलती, जिससे उसे और दबाव डालने से हतोत्साहित किया जा सके। गाय कांटे के खिलाफ धकेलने से उसकी त्वचा कट सकती थी,
जिससे वह दर्द के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर होती। ग्लिडन के कांटेदार तार ने अमेरिका और उसके मवेशी उद्योग में क्रांति लाई, पर उन्हें यह अनुमान नहीं था कि उनका नवाचार 40 साल बाद लाखों लोगों को पीड़ा और कष्ट देगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांटेदार तार शायद सूची में सबसे उन्नत हथियार नहीं था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यह उत्पादन में सस्ता और दुश्मन के हमलों को रोकने में प्रभावी था। मशीन गन और तोपखाने के साथ यह प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई को परिभाषित करने वाले गतिरोध को बनाने में मुख्य था। कांटेदार तारों ने पैदल सेना के रास्ते को बाधित किया और सैनिकों में चोटें भी करीं, जो युद्ध क्षेत्र की बुरी स्वच्छता में बीमारी का कारण बन सकती थीं, जिससे सैनिक लड़ाई से बाहर हो जाते थे, चाहे वे अपने मुठभेड़ से बच भी गए हों। 1914 में कांटेदार तार के रूप में हथियार कोई नया कल्पना नहीं थी। ब्रिटिश सेना ने 1888 में ही अपने मैनुअल में इसे रक्षार्थ बिछाने के निर्देश दिए थे। महान युद्ध के दौरान ऐसा लग रहा था कि खाइयों के बीच के बर्बाद स्थान, जिसे नो मैन्स लैंड के नाम से जाना जाता है, में सही ढंग से बढ़ने वाली एकमात्र चीज वहां रखी गई कांटेदार तार की मात्रा थी। कई बार कारखाने अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता पर काम करने के बावजूद मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। 1918 तक ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पृथ्वी को 40 बार घेरने के लिए कांटेदार तार पर्याप्त थी। कुछ क्षेत्रों में यह इतनी घनी थी कि कहा जाता था कि यह सुबह और देर शाम को क्षितिज पर सूरज को ढक देती थी। कांटेदार तार आमतौर पर लंबी जिगजैग पट्टियों या खाइयों के समानांतर बेल्टों में और अक्सर कई पंक्तियों में बिछाई जाती थीं। कुछ तार की बाधाएं घुटने से थोड़ी ऊंची होती थीं और हमलावरों को गिराने और फिर फंसाने के लिए बनाई जाती थीं, जबकि भारी भरकम बाधाएं कभी-कभी 6 फीट ऊंची या उससे भी ऊंची होती थीं, ताकि सामने से होने वाले हमलों को रोका जा सके। सैनिकों द्वारा जानबूझकर लाइन में एक खुला स्थान छोड़ना असामान्य नहीं था, यह सोचते हुए कि दुश्मन उसे पार करने की कोशिश करेगा और वहां छिपे मशीन गन, स्नाइपर या लैंडमाइन से मारा जाएगा। वे टीमें जिन्हें कंटीली तार बिछाने या दुश्मन की तार काटने का कार्य सौंपा गया था, अक्सर अंधेरे में यह काम करती थीं, क्योंकि उन्हें नो मैन्स लैंड में जाना पडिडीडियचता था। लेकिन यह युद्ध के सबसे घातक कामों में से एक बन गया। तोपखाने की आग कांटीली तारों को तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती थी, पर नतीजे मिश्रित थे। युद्ध के बीच तार काटने का सेट सैनिक के लिए मानक उपकरण बन गया, जैसे उनके जूते। कुछ अधिक मामलों में सैनिक अपने गिरे हुए साथियों के शवों का उपयोग करते थे, ताकि वे सुरक्षित रूप से तार को पार कर सकें। टैंक के आगमन के साथ ही कंटीली तार ने अपनी प्रभावशीलता का अधिकांश खो दिया, क्योंकि इन्होंने स्टील के विशालकाय दुश्मन की पंक्तियों को काटकर पैदल सेना के लिए रास्ता खोला। हालांकि 19वीं सदी के इलिनॉइस किसान की समस्या के सरल उत्तर के बिना बख्तरबंद भाले, यह आधुनिक पैदल सेना के लिए अपने मवेशियों को खेत में रखने में एक घातक बाधा बन गया है।